अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, 2 दिन 2 बड़े फैसले और दोनों ही तहरीक इंसाफ के हक में। इन 2 फैसलों पर एक सवाल कि क्या मुश्किलात में घिरी जो पीटीआई है, इसकी वापसी का सफ़र क्या शुरू हो चुका है? जिस पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया, आज वो ईवान की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। जिसके उम्मीदवार आज़ाद हैसियत में असम्बलियों में आए, आज उन्हें अपनी पार्टी की पहचान वापस मिल चुकी है। जिस पार्टी को दहशतगर्दी के साथ जोड़ा गया, उसे सुप्रीम कोर्ट ने इन अल्फाज में तस्लीम किया कि पीटीआई सियासी जमात थी और अब भी है। जो पार्टी लीडरशिप इससे पहले साइफर जैसे केस को सिफर कर चुकी, जो पार्टी तोशाखाना के इल्ज़ाम को धो चुकी, उसी क़यादत ने आज इद्दत केस को भी हरा दिया है। जिस पार्टी लीडरशिप पर सवालात उठ रहे थे कि उनके पास सियासी विजन नहीं, आज वही क़यादत जीत भी रही है। जो पार्टी लीडरशिप रिवायती सियासत और रियासत के आगे डटी हुई है, उसी पार्टी लीडरशिप के आगे फवाद चौधरी इमरान खान की रिहाई को लेकर डटे हुए हैं। फवाद चौधरी का ये मानना है कि जब तक मौजूदा लीडरशिप है, इमरान खान की रिहाई का कोई चांस नहीं है। इमरान खान की गैर मौजूदगी में पीटीआई को चलाने वाले लीडर्स पर यह भी एतराज़ है कि उन्होंने 8 फरवरी की कामयाबी को गलत स्ट्रैटेजी के साथ नून लीग और पीपल्स पार्टी की झोली में डाला। फवाद चौधरी साहब का मौजूदा वकला लीडरशिप पर एक एतराज़ ये भी रहा है कि कभी अदालतों के जरिए भी सियासी लोग रिहा हुए हैं क्या, यानी उनका इशारा आउट ऑफ कोर्ट मुज़ाकरात की तरफ भी है। अगरचे फवाद चौधरी ने नई जमात आईपीपी की लॉन्चिंग सेरेमनी में वो नज़र तो आए, लेकिन आज भी खुद को वो पीटीआई का हिस्सा ही कहते हैं। मौजूदा लीडरशिप में उनके नाक़दीन कुछ भी कहें, फवाद चौधरी के नाम पर इमरान खान का वाज़े पैगाम भी है कि पार्टी में फवाद चौधरी की जो वापसी का फैसला है वो इमरान खान खुद ही करेंगे। तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप का ये मानना है कि मुश्किल वक्त में छोड़ने वालों को पार्टी उमूर पर बोलने का कोई हक नहीं, जिसका जवाब फवाद चौधरी खुद ही देते हैं कि वो आज कोई भी ट्वीट करते हैं उन पर मुकदमा दर्ज होता है, लेकिन उन्हें आज़ादी है। जिन्होंने कोई मुश्किल देखी नहीं, उन्हें क्या पता कि पार्टी के लिए कुर्बानियाँ होती क्या हैं। जिस फवाद चौधरी पर आज लॉन्च किए जाने का इल्ज़ाम है, वो फवाद चौधरी बिलाशुबा पार्टी के दिफा में आज भी आगे आगे हैं और गिरफ्तारी पर गिरफ्तारी की एक लंबी दास्तान भी उनके क्रेडिट पर है। ये वही फवाद चौधरी हैं जो इमरान खान के पहले 3 करीब तरीन साथियों में से एक होते थे। हुकूमत में और हुकूमत के बाहर इमरान खान का कोई भी फैसला होता, वो उनकी मशावरत के बगैर हुआ हो, ऐसा शायद कभी नहीं हुआ। यही वजह है कि फवाद चौधरी अपने कारकुनान में आज भी एक बड़ी आवाज़ के तौर पर जाने माने जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि वो पार्टी में री एंट्री से पहले खुद को इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल क्यों हो गए हैं फवाद चौधरी साहब। और आज और कल का फैसला, 2 फैसलों के बाद तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल, ख़ास तौर पर और इमरान खान की रिहाई कितनी नज़दीक है, जो क्योंकि जो ख़बरें आ रही हैं कि एक और के नैब के केस में तोशाखाना का जो केस एक और बनाया है, उसमें भी इमरान खान की गिरफ्तारी जो है वो मतवक्के है। मैं बात करूंगी, इसी पर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब। अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। आपको कह सकते हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा, आप समझते हैं कि आज भी आप तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं फवाद? एक तो आपने इतना अच्छा इंट्रो दिया है कि दिल ही नहीं कर रहा कि कोई इसमें बंदा एक लफ्ज़ भी ऐड करे। पूरा प्रोग्राम ही आपने अपने इंट्रो में मुफस्सल इतना अच्छा कर दिया, टू बी फेयर विद। और जिस तरह से आपने पूरा बयान किया है, कम ही तो मैं तो इतने सालों से आ रहा हूँ टीवी पे, बट आई मस्ट से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इंट्रो आई हैव एवर हर्ड। सारी ही चीज़ें आपने जो हैं उसको एक कूजे में बंद कर दिया। देखिए शाजिया, बात यह है कि पीटीआई का तो जाहिर है कि इसलिए मैं हिस्सा हूँ कि अगर मैं पीटीआई का हिस्सा ना होता तो आज मैं फेडरल मिनिस्टर होता और मैं आपके प्रोग्राम में आके ये सारी बातें जो है दूसरी तरफ से कर रहा होता। और तरीके इंसाफ से वाबस्तगी और इमरान खान से ही मोहब्बत का जो हमारा ताल्लुक़ है, उसी वजह से तो तकरीबन देखें 6-7 साल मैं पहले जो है वो जेल काट के आया हूँ। 47 इस वक्त केसेस हैं। सुबह गाड़ी पे बैठते हैं और अदालतों के चक्कर शुरू हो जाते हैं, एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, बस इसी में लगे हुए। और ये इसके अलावा तो और कोई वजह नहीं है ना। जो केसेस की डिटेल्स हैं वो आप सब जो लोग कवर कर रहे हैं, जो चूँकि आपको भी एडवांटेज है कि आप कहीं बाहर नहीं चले गए बहुत से और लोगों की तरह जो बाहर बैठ के बात करते हैं। आप यहाँ पे आपने एक एक चीज़ देखी है और चूँकि आप लाहौर में थी, आपने तो बड़े करीब से देखा है जिस तरीके की बर्बरियत और फस्तायत का
सामना तहरीक इंसाफ ने किया, तहरीक इंसाफ की ख़वातीन ने किया, फैमिलीज़ ने किया, और अब भी एक सरफरोशों की आई वुड से कि एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि आज भी जेलों में पाबंद सलासल है। आज जो सनम जावेद के साथ आज हुआ कि हाई कोर्ट ने किया उसको, तो इसलिए ज़ाहिर है पीटीआई के अलावा तो कोई और हमारा ताल्लुक़ नहीं है। और जो आपने जिस तरह से बात की है कि ये इमरान खान का जादू है जो इस वक्त सर चढ़ के बोल रहा है, और ये जादू और सर चढ़कर बोलेगा अगर इमरान खान को बाहर आने दिया जाए। डू यू रियली थिंक कि कल का जो फैसला था, मखसूस नशिस्तों की वापसी का फैसला, बड़ी एक विक्ट्री है तहरीक इंसाफ के लिए, इमरान खान के लिए? और आज इद्दत निकाह केस, बड़ी उम्मीदें थी कि इद्दत निकाह केस में बरियत मिल जाएगी तो इमरान खान की रिहाई बिल्कुल मुमकिन हो जाएगी, कोई उनको अंदर नहीं रख सकता। लेकिन जिस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं और राना सनाउल्लाह के प्रीवियस बयान आप उठाकर देखें, वो कहते हैं कि हुकूमत हर मुमकिन कोशिश करेगी कि इमरान खान को ज़्यादा से ज़्यादा जेल में रखा जा सके। तो आप समझते हैं कि आसानी का सफ़र शुरू है या मुश्किलात और बढ़ गई हैं? शायद ये मुश्किलात तो अभी हैं, अभी ये तो नहीं कहा जा सकता मुश्किलात तो कम नहीं हुई हैं। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बात की और मेरा मौक़िफ़ ये दिया कि असल में अदालतों से ये सियासत के बड़े मामले जो हैं वो हल नहीं होते और उसके लिए सियासी मैदान में ही उतरना पड़ता है। और बहुत बड़ी कामयाबियाँ मिली हैं अदालती फ्रंट के ऊपर, और इसमें जो अदालती फ्रंट पे आज़ाद मिली हैं उसका बहुत बड़ा ताल्लुक तो आपको मालूम है कि हुकूमत के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, वो सबसे लड़ना चाह रहे हैं। अब उनकी जो लड़ाई है अदलिया से, अभी आई एम श्योर आप उसको भी कवर कर रही होंगी, और आपका चैनल बड़ा कम्प्रिहेंसिवली कवर कर रहा है। आप देखिए जिस तरह से वुज़रा जो हैं उन्होंने पूरी की पूरी सुप्रीम कोर्ट को टेक ऑन कर लिया है, सारे के सारे हाई कोर्ट के जजेस को टेक ऑन कर लिया है। 125 के करीब हमारे जो सीनियर जजेस हैं सारे के सारे हुकूमत के निशाने पे हैं। और ये जो सिलसिला है ये अब सिर्फ सीनियर जजेस तक नहीं रहा बल्कि सेशन जजेस तक चला गया है। आपके सामने जिस तरह से सरगोदा के एंटी टेररिज्म जज ने, रावलपिंडी के एंटी टेररिज्म जज ने, फिर उसके बाद जो बाकी जजेस हैं उन्होंने जिस तरीके से एक दिलेराना मौक़िफ़ लिया और बताया कि किस तरह से उनको जो है वो डराया गया, धमकाया गया। सो एक पूरे सोसाइटी के खिलाफ ही जंग शुरू कर दी है। सो मुझे नहीं समझ आती कि कौन और एडवाइस कर रहा है, कैसे कर रहे हैं, क्योंकि जो अनफॉर्चुनेटली हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहां इंसाफ की डेफिनेशन ये है कि आपको इंसाफ मिले वही इंसाफ है, मुझे जो इंसाफ मिले वही इंसाफ है, दूसरे को इंसाफ मिले वो फेवर है, वो उसको हम इंसाफ नहीं समझते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी इतनी पोलराइज हो गई है कि एक वक्त ऐसा आया, आपको भी पता है पिछले कुछ अरसे में, कि जजेस जिस केस में बैठते थे तो पता चलना शुरू हो जाता था कि फैसला क्या आएगा। ये अनफॉर्चुनेट है, ये कोई फख्र वाली बात नहीं है। तो बात ये है कि अब जिस तरीके से हुकूमत हैंडल करने की कोशिश कर रही है, डू यू रियली थिंक कि ये मसाइल बढ़ जाएंगे? और मुझे तो समझ ही नहीं आ रही कि हुकूमत हैंडल कैसे करना चाह रही है। आप देखिए कि जो इस वक्त एक तो प्रॉब्लम ये है कि आपको भी ये इल्म है कि जो वज़रा आपके पास आते हैं वो पहले तो यही कहते हैं कि जी देखिए आपको तो पता ही है हमारी जो पार्टी है उसका तो ताल्लुक ही नहीं है, ये तो आपको पता ही है किधर से हो रहा है। हाँ। ये जो ख़वातीन जेल में हैं, लोग जेल में, हमने तो नहीं भेजा हुआ, ना ही हमारी वजह से जेलों में है, और ये ओपनली ये बात करते हैं। अब कल नवाज शरीफ साहब ने जो अपनी मीटिंग बुलाई है, देखते हैं उसमें कौन सा कबूतर निकालते हैं वो आप अपने हैट से नवाज शरीफ साहब, क्योंकि रोज़ ही हम सुनते हैं वो लॉन्च हो रहे हैं। एक वक्त में आपको पता है बिलावल साहब इस तरह लॉन्च होते थे तो मजाक ही बन गया था। अब नवाज शरीफ साहब की लॉन्चिंग मजाक बन गई है। तो आप देखते हैं कि वो क्या अपनी स्ट्रेटजी का लाभ फवाद, इसका सियासी हल क्या है? सियासी हल जो हमें समझ में आता है वो ये है कि सियासी जमातों के साथ बैठें, आपस के ग्रीवियंसेस जो हैं, जो भी इस मुल्क के लिए फैसले होने चाहिए बेहतरी के लिए, मिलकर बैठकर एक टेबल पर करें। एक महमूद खान अचकज़ई फार्मूला था, वो भी हमें नाकाम होता नजर आया। दुरानी साहब बीच में आए, वो भी नाकाम होता नजर आया। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने भी कहा कि हीलिंग टच होना चाहिए और रास्ता भी वहीं से निकलना है। तो क्या ये गलत होगा? देखिए, रास्ता तो निकलना है एक ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग में। सियासी जमातों को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता डायलॉग से। अगर आप सियासी जमातों को एक्सक्लूड करते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप डील मांग रहे हैं, और अगर आप डील एस्टेब्लिशमेंट से करेंगे तो इस वक्त तो फिर पीटीआई में और नून लीग की हालत क्या फ़र्क रह जाएगा। लिहाजा इस वक्त जो भी आपने एहतियात करनी है वो ये है कि ये तासुर तो हरगिज़ नहीं जाना चाहिए ना कि आप डील, एंगेजमेंट करनी जो है वो इम्पॉर्टेंट है, डील नहीं हो सकती। क्योंकि आप अभी भी शादिया देखें 1.5 करोड़ वोटर जो है वो रजिस्टर हो रहा है, यानी इसका मतलब है 1.5 करोड़ अगले
इलेक्शंस में 18 साल का और वोटर ऐड हो जाएगा। तो अब आप ये जो नौजवान है, इसका जो सेंटीमेंट है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इसको जो है वो नहीं कर सकती, इग्नोर नहीं कर सकती। हल तो यही है कि एक पहले माहौल चाहिए। देखिए, अगर मेरी और आपकी बातचीत ही नहीं है और मुझे पता है कि आप जो है वो हर वक्त जो है वो मेरी सख्तियां बढ़ाने के ही मंसूबे बना रही हैं, तो मैं आपसे क्या बात करूंगा। लिहाजा ये हुकूमत ने, एस्टैब्लिशमेंट ने बातचीत से पहले को माहौल तो बनाना है ना। अब आज अगर इद्दत केस के फैसले के बाद जो बुशरा बीबी हैं उनको दोबारा गिरफ्तार किया जाता है, तो मुझे आप बताइए क्या माहौल रह जाएगा बातचीत का। अगर आप इस तरह से जाली केसेस बना के आपने उनको डाल दिया तो फिर माहौल कैसे रहेगा। सो एक तरफ आप बातचीत, एक तरफ मुल्क जो है वो पूरा बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर पहुंचा हुआ है। लोगों की परसों का गैलप सर्वे आप देखिए, होश उड़ जाने चाहिए थे हमारे। वो कह रहे 94% पाकिस्तानी कह रहे हैं हम बाहर जाना चाह रहे हैं। अब आप बताइए, इस कदर अगर मायूसी है अपने मुस्तकबिल से, तो सारे लोगों को सारे काम छोड़ के तो सर जोड़ के बैठना चाहिए ना कि इसको रिवाइव कैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि दोनों तरफ से जाहिर है जो हुकूमत है, सियासी जमातें, इन्हें भी एक कदम पीछे हटना है, खान साहब को भी एक कदम पीछे हटना है, कहीं ना कहीं तो दोनों तरफ से झुकाव आएगा, अपने आप को बेंड करेंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी शो करेंगे तो दोनों तरफ से बात होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इमरान खान साहब को किन चीजों से पीछे हटना है, जो वो बिल्कुल रिलैक्टेंट है, कहते हैं मेरे खिलाफ तमाम केसेस खत्म हो, तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा किया जाए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात वो करते हैं, वो कहते हैं चोरी शुदा मैंडेट वापस किया जाए। वो आपको लगता है कि ये सब कुछ इतना पॉसिबल है, हुकूमत करेगी ये? देखिए, पहली बात तो यह है कि बातचीत तो शुरू हो ना। हुकूमत क्या करेगी? हुकूमत वक्त ही मांगेगी ना। हुकूमत कहेगी जी मैंडेट का हमें ऑडिट कराने दें। अभी तो देखे ना, इशू इस वक्त हुकूमत के लिए तो ये है कि कल 22 सीटें मिल गई हैं पीटीआई को। पीटीआई चलेगी 115 नंबर के ऊपर, जिस तरह अभी आपने अपने इंट्रो में बात जो है वो बताई। अब 115 के नंबर में अगर 40 नंबर ऐड हो गए आपके, ये जो ट्राइब्यूनल्स के पास केसेस हैं जिसमें 40 केसेस राइप हैं, ये 40 से 45 दिनों में ये फैसले होने हैं। अब जस्टिस आलिया नीलम जो हैं, उन्होंने ये फैसला करना है कि वो जो 4 हाईकोर्ट के जजेस हैं, जो बहुत बड़े जजेस हैं, क्या वो इलेक्शन कमीशन के कहने पे उनको हटाएंगी। आज जो 13 जजेस ने जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर जो चार्जशीट कर दिया है, क्या उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट इस पोजीशन में है कि वो अपने 4 जजेस को हटा दे इस इलेक्शन कमीशन के कहने पे? अब बहुत लाइकली नहीं है, मुझे नहीं लग रहा। अगर वो करेंगी तो बड़ी एक और चीज होगी, वो अकेली हो जाएंगी हाई कोर्ट में। सो मेरे ख्याल में वो नहीं मानेंगी इसके ऊपर, वो इंसिस्ट करेंगी कि हमारे जजेस कंटिन्यू तो करेंगे। 50 सीटें तो यहीं से खतरे में पड़ जाएंगी, तो 50 सीटें पंजाब से। एग्जैक्टली वो सीटें उलट हो जाती हैं तो नून लीग तो वैसे ही फारग हो जाती है। सो बात यह है कि अल्टीमेटली नून लीग को भी जरूरत है। देखिए ना, आपने जुडिशरी से इतना बड़ा फड्डा ले लिया है, आपने पीटीआई जो सबसे बड़ी पॉपुलर पार्टी है उसके साथ आप जो है वो थ्रू एंड थ्रू फड्डे में है। कोई सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी बचा नहीं जिसके, मीडिया के साथ जो है वो आपका फड्डा चल रहा है, आप बदतरीन सेंसरशिप्स लेके आए हुए हैं। सो प्रॉब्लम यह है कि देखें, डेमोक्रेसी में अगर ना भी हो ना मुल्क में, फिर भी आप अकेले तो नहीं मुल्क चला सकते। आपने मुल्क 22 करोड़ का मुल्क है, हमको दुबई तो नहीं है ना कि जिसकी टोटल आबादी जनाब 15 लाख है या 20 लाख है, या हम सिंगापुर नहीं है। ये 22-23 करोड़ लोग हैं यहाँ पे। इन लोगों को आपने अपने साथ रखना होता है। अब सिर्फ एक फार्मूला चल रहा है कि इन लोगों को जितना मर्जी दबा लो, इनको जितने मर्जी जूते मार लो, इन्होंने कौन सा निकलना है। ओ भाई, ये कोई चूहे तो नहीं है ना कि आप तजर्बे करते जा रहे हैं। अगर खुदा न खास्ता लोग जो हैं वो इस फार्मूले को गलत साबित हो गया, फिर क्या होगा? हम पाकिस्तान को वायलेंस में नहीं लेके जा सकते। हमने उस मौके को, आप जब गाड़ी डालते हैं मोटरवे के ऊपर, तो आपने सारी गाड़ी टेस्ट करके चलते हैं ना कि एक्सीडेंट ना हो जाए रास्ते में, या आपने एक गाड़ी जिसकी ब्रेक भी नहीं है, टीचर गाड़ी डाल दें और बस चल जाएगी, इस तरह तो नहीं होता। सो सच्ची बात यह है कि इस हुकूमत के पास कोई पोलिटिकल स्ट्रेटजी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटजी नहीं है, मईशत की कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सो बस ये चल रही है, देखें कब एक्सीडेंट हो। इसके बावजूद भी हुकूमत को खतरा नहीं है, ये सब हम जानते हैं कि पीपल्स पार्टी की सपोर्ट पर खड़ी है। आपको भी ये, जिस तरह जावेद लतीफ साहब बात करते हैं कि जबरदस्ती बनवाई गई है और एक अरेंजमेंट के तहत ये हुकूमत दी गई है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसको विफाकी वजारतें लेने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो सिर्फ आईनी ओहदे लेकर, 2 गवर्नर्स लेकर और एक सदारती ओहदा लेकर वो बड़े खुश हो गए हैं। ये सिर्फ आपको भी एक मजबूरी का अरेंजमेंट लगता है ये, फवाद?
शायद ये मैं तो एक्चुअली बड़ा हैरान हूँ पीपल्स पार्टी के ऊपर, और नॉट एज अ पॉलिटिकल वर्कर लेकिन एज एन एनालिस्ट, क्योंकि आप और हम यही काम करते हैं इतने सालों से। मैं आप देखिए कि पीपल्स पार्टी ने अपने साथ क्या किया है। मतलब आप जो फॉर्म 47 आया है, इसके नतीजे में जो पीटीआई थी जो नंबर 1 पोजीशन के ऊपर थी वो नंबर 2 पे चली गई। लेकिन दूसरी पार्टी जिसको फॉर्म 47 का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो तो पीपल्स पार्टी है, जो नंबर 2 पोजीशन से नंबर 3 पे चली गई। देखे ना, नून लीग तो आउट हो गई थी, 18 सीटें थी उसकी। पीपल्स पार्टी की 12, 50, 55 जितनी भी सीटें हैं वो पीपल्स पार्टी की थी। पीपल्स पार्टी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी थी इस पार्लियामेंट में। अगर वो पीटीआई को हुकूमत बनाने देते, बल्कि बनाने में मदद करते, और बिलावल भुट्टो लीडर ऑफ अपोजिशन होते और पीएमएलएन राउट हो जाती, तो आप मुझे बताएं पीपल्स पार्टी को फायदा था चंद सालों में या इसको उनको नुकसान था? आज सिर्फ एक सदर और 2 गवर्नरियां लेके अगर वो सेटिस्फाइड हो गए हैं तो ये तो मतलब इसके ऊपर तो बंदा क्या कहे उनको। बट इफ आई वुड बी अगर एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट मैं समझूं तो उनको तो चाहिए था कि वो मेन स्ट्रीम अपोजिशन पार्टी बन जाते, वो पूरे मुल्क में सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी होते। इधर पीटीआई की गवर्नमेंट होती जिसके साथ एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात भी अच्छे नहीं थे, चीजें भी नहीं थी, तो पीपल्स पार्टी ने तो ले दे जाना था। सो बिलावल भुट्टो का तो बहुत बड़ा नुकसान कर दिया पीपल्स पार्टी ने, असल में अपने आप को नंबर 3 पे ले जाके, और अब एक छोटी सी पार्टी बन के। हर बंदे को पता है कि जो नून लीग थी वो तो राउट हो गई थी इलेक्शनों में, नून लीग का तो बेड़ा गर्क हो जाना था, मुकम्मल खत्म हो जाना था। इनको जरदारी साहब ने जैली इंजेक्शन लगा के नून लीग को खड़ा कर दिया। अब वो गए हैं लाहौर में और कहते हैं कि हम गिराना भी जानते हैं और ये भी करना जानते हैं। बट सच्ची बात है, जब मौका था जरदारी साहब ने एक मुर्दा नून लीग में जो है वो टीका लगा के जान डलवाने की हिमायत कर दी, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। सही। अच्छा फवाद, आप समझते हैं कि जो मौजूदा क़यादत है तहरीक इंसाफ की, इनका बहुत ज़्यादा कसूर है कि इमरान खान आज जेल में बैठे हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे मौके ज़ाया कर दिए, इन्हें एहतजाज करना चाहिए था। 8 फरवरी के जो जिस तरीके से लोगों ने रिस्पॉन्ड किया, उस मौके को इन्हें यूटिलाइज करना चाहिए था। क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए थी? आपको नहीं लगता कि 9 मई के बाद जो कुछ लोगों के साथ हुआ और जो लोग आज तक भुगत रहे हैं, इतना आसान नहीं रह गया लोगों को बाहर लेके आना? देखिए, बात यह है कि मौके होते हैं, टाइमिंग होती है चीज़ों की। जब 8 फरवरी को इलेक्शन हो गया और 9 फरवरी को और लोग, आपको मालूम है कि मौजूदा लीडरशिप ने तो सच्ची बात है कोई कैंपेन भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। लोगों ने ही पीटीआई को जो है वो इतना बड़ा मैंडेट दे दिया। अब वो जब मैंडेट मिल गया तो 9 तारीख को जब वो मैंडेट आंखों के सामने चोरी हो रहा था, तो पूरी पीटीआई का काम था ना कि उसकी हिफाजत करती। लीडरशिप का उस दिन 9 फरवरी वो की डे था जबकि पीटीआई के हर शख्स को सड़क पे होना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हम मैंडेट चोरी नहीं होने देंगे। देखो फिर शादिया उसका होता फ़र्क ये होता कि हर एमपीए जो है उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में उसको हराया जा रहा था, एमएनए को उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हराया जा रहा था। सो लोकल लीडरशिप जो थी वो पूरी अवेलेबल थी आपको लीड करने के लिए। उन्होंने अपने तय करना था, अपनी सीटें बचाने के लिए उन्होंने निकलना था और करना था, लेकिन पीटीआई उस दिन चुप बैठी रही। उसके बाद जब लियाकत चट्टा का जो स्टेटमेंट आया और उसने बताया कि किस तरह से पिंडी डिवीजन में जो जुल्म हुआ, उसके बाद पीटीआई ने उसका नाम ही नहीं लिया। वो बेचारा 4-5 महीनों से बेचारा रुल गया, कोई उसके खानदान का नहीं पता, वो मिसिंग पर्सन है। पीटीआई ने कभी बात ही नहीं की कि वो किधर गया किधर है। अब जब हम इलेक्शन कमीशन को कल चार्जशीट किया है इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने, उसके बाद ये मुतालबा पीटीआई का बढ़ रहा है कि वो जी रिजाइन करें। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि अब इलेक्शन कमीशन को तो उस दिन ही रिजाइन करने के लिए पीटीआई को पूरा मसला ये है कि एहतजाज, आपको पता है इस वक्त जो वुकला लीडरशिप है वो हावी है तहरीक इंसाफ पर, राइट? अब अगर आप एहतजाज के लिए निकलते भी हैं, 4 वुकला गिरफ्तार हो जाएंगे, 2 दिन में उनकी तो जमानत हो जाएगी, लेकिन जो घरों से आएंगे एहतजाज करने के लिए उनको कौन बचाएगा? असल मसला ये आ रहा है कि अभी आपकी स्ट्रेटजी देखें ना, मैं जिस तरह से आपसे कह रहा हूँ एहतजाज का वक्त होता है। अभी जब तरनौल का जलसा था तो उससे पहले मैंने पीटीआई के एक सीनियर लीडर को कहा कि भाई आप लोग इतनी उम्मीदें बढ़ा रहे हैं लोगों की, जलसा आप करा नहीं पाएंगे, अपने आप को क्यों जो है खराब कर रहे हैं, लोग जो हैं वो आपके खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन आपने फिर देखा कि उन्होंने तरनौल में वही हुआ, मैंने प्रेडिक्ट किया था नहीं करा पाएंगे और सारे लोग जो हैं उनके खिलाफ हो गए। अब प्रॉब्लम यह है हर चीज़ का माहौल होता है।
अभी माहौल जो है वो ये नहीं है कि पीटीआई जो है ये सारे बार खुद ले सके। जुडिशरी ने एक बहुत बड़ा अपनी जो हुकूमत ने अपनी जो बेवकूफ़ी की, जुडिशरी से जो लड़ाई हुई उसके अंदर एक माहौल पैदा हुआ है अभी भी। लेकिन देखिए आज असद कैसर साहब ने जो गुफ्तगू की है हाफिज नईम साहब से, फिर उन्होंने गुफ्तगू की है मौलाना फजल रहमान साहब से, ये जो अलायंस है, अपोजिशन अलायंस है, ये की है अगर आपने एहतजाजी तहरीक चलानी है। अगर आप ये अलायंस बना लेते हैं और मौलाना फजल रहमान, जमात इस्लामी, जीडीए और पीटीआई, ये 4 पार्टियां स्ट्रीट पे आने का ऐलान करती हैं, उसका जो कलर है वो बिल्कुल मुख्तलिफ होगा कि बजाय इसके कि पीटीआई अकेली सड़क पे आने की कोशिश करेगी। क्योंकि फिर देखिए ना, केपी तो पूरा सूबा ही एक तरफ हो जाएगा, बिकॉज वहां पे तो 2 ही ग्रुप्स हैं, एक मेजॉरिटी ग्रुप पीटीआई का है और जो अपोजिशन है थोड़ी बहुत वो जेयूआई की है। सो पूरा प्रोविंस भी एक तरफ हो जाएगा। अभी तो देखिए ना क्या इशू है, आप सेनेट जो है वो केपी के बगैर चल रही है, केपी असेंबली को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने आके कोई एहतजाज ही नहीं किया। चेयरमैन सेनेट केपी के बगैर जो है वो बन गया, केपी ने कोई उसके ऊपर जो है उनको एतराज नहीं हुआ। सदर केपी के बगैर बन गया, केपी वालों को उसके ऊपर कोई एतराज नहीं हुआ। उसके बाद सबसे जो सीनियर वो जज था जिसको सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए था, वो सिर्फ बल्ले के निशान का फैसला देने की वजह से उसको फारिग कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट में नहीं लेके गए। केपी उसके साथ जो है वो नहीं खड़े हुए। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर आप अपने जो सब लोग जो आपके लिए खड़े हो रहे हैं, आप उनके लिए खड़े नहीं होंगे तो फिर आपके लिए कौन खड़ा होगा? जब से आप बाहर आए हैं, दिस अलायंस इज, आपने कोशिश की इमरान खान से मुलाकात करने की, या किसी ने मिलने नहीं दिया, या आप इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब बाहर आएं? कोई अंडरस्टैंडिंग है खान साहब के साथ? जो कुछ आपके साथ हुआ या आपके केसेस हुए, आप जेल में रहे, खान साहब को पता था सब कि सब कुछ हो रहा है आपके साथ? नहीं, खान साहब को तो सब पता है, खान साहब को तो सब पता है, उनको शुरू से पता है कि जो हुआ, जिस किस्म का जो भी जुल्म हुआ, जैसी भी चीज़ें हुई, खान साहब को तो पता है। और इसीलिए मैं जब जेल से बाहर आया, फिर मुझे इंतज़ार पंजोथा साहब ने पैगाम दिया कि खान साहब मिलना चाहते हैं। उस वक्त मेरी ज़मानतें जो हैं कुछ रह गई थी, वो मैंने कहा इस हफ्ते अगले हफ्ते कर लेते हैं। फिर अगले हफ्ते जो है वो फिर कुछ हमारे जो साहिबान हैं, दोस्त हैं, ये चले गए कि जी अभी ना करें, ये ना करें, वो ना करें, तो उसकी वजह से फिर रुक गया। फिर देखिए मैं तो नहीं कह सकता, जिस दिन खान साहब को समझेंगे, मुनासिब समझेंगे, बुलाएंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। बट इस वक्त मेरा मौक़िफ़ ये है कि देखें, आप पीटीआई में हो ना हो, आपका ताल्लुक हो ना हो, इमरान खान का साथ देना इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान के 22 करोड़ लोगों की जो सॉवरेनिटी है, जो मुक़्तदर आला होने का जो तस्वुर है, उसकी नुमाइंदगी इमरान खान करते हैं। ही इज़ अ सिंबल ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ पीपल ऑफ पाकिस्तान। सो आपको रहना उनके साथ है, लोगों का जीतना ये लड़ाई ज़रूरी है, इमरान खान का जीतना ज़रूरी है। बाकी तो सियासत में, लेकिन मौजूदा लीडरशिप को आपसे क्या इनसिक्योरिटी है? लगता तो ऐसे ही है जैसे रऊफ हसन साहब कहते हैं कि जो भगौड़े हैं, जो भाग गए मुश्किल वक्त में, फैसला हो चुका है, कोर कमेटी ने फैसला किया कि अब उनकी वापसी नामुमकिन है। ऐसी क्या इनसिक्योरिटी है आपसे? अली जैदी साहब हैं, इमरान इस्माइल साहब हैं, आप लोग वापस आना भी चाहते हैं, आप लोग कहते हैं कि हमारी जो सियासत है वो खान साहब कहेंगे तो हम दोबारा उनके साथ ही, हम उनके साथ खड़े हैं। लेकिन मौजूदा लीडरशिप को क्या इनसिक्योरिटीज हैं? पार्टीज तो एडिशंस पे चलती हैं, सब सेक्शंस पे तो नहीं चलती। आपके प्रोग्राम से पहले जो है मुझे एक पूछ रहे थे एंकर के अफजल मरवत के ऊपर क्या ख्याल है, तो मैंने ये कहा कि देखें, पार्टी के अंदर जो है वो लोग, हर तरह के लोग होने चाहिए और हर तरह के लोग होते हैं। मुझे नहीं पता क्या स्पेसिफिक बैकग्राउंड है जिसके ऊपर खान साहब ने बेसिक मेंबरशिप सस्पेंड की या उमर ने सस्पेंड की, बट फैक्ट इज कि अफजल मरवत की एक अपनी यूटिलिटी है, उनको भी अगर पार्टी में होंगे, करोड़ों लोगों की पार्टी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई हो पार्टी में ना हो। लेकिन यहाँ पे शाजिया, चूंकि आप इतने सालों से प्रोग्राम्स कर रही हैं, उससे पहले मतलब बहुत तवील आपका पॉलिटिकल तजुर्बा है, ये सारा काम रोज ही आप चूंकि एनालिसिस करती हैं, देखती हैं, तो जाहिर है इसको अंडरमाइन तो नहीं किया जा सकता। ये देखिए, ये जो सारे इस वक्त जो 4-5 लोग हैं, उमर अयूब साहब हैं, शिबली फराज हैं, रऊफ हसन है, हामिद खान है, गौहर हैं, इसमें सिवाय उमर के बाकी 4 लोग जो है जिनका एक्सेस है खान साहब तक, फैक्ट इज के वो लोगों की तो कोई पॉलिटिकल तजर्बा नहीं है। इमरान खान को इस वक्त जेल में क्या चाहिए? इमरान खान को एक तो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन चाहिए, उनको एडवाइस चाहिए,
फिर वो जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी इमरान खान बनाए उसके ऊपर एग्जीक्यूशन प्लान चाहिए। अब अगर 5 में से 4 लोग जो उनको मिलते हैं उन्होंने कभी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स नहीं की, तो देखिए ना प्रॉब्लम हो जाता है कि वो क्या एडवाइस करेंगे, कैसे जो है वो बनाएंगे, क्या करेंगे। सो दिस इज द प्राइमरी क्रक्स ऑफ माई आई वुड से क्रिटिसिज्म ऑन दिस एग्जिस्टिंग सेटअप। अदरवाइज तो ठीक है, हमारे दोस्त हैं, जैसे कहीं करें। सही। फवाद, आखिरी सवाल, आईपीपी जब वो उसकी लॉन्चिंग सेरेमनी थी, हमने देखा आपको भी, अली जैदी साहब को भी, कोई मुंह छुपा रहा था, कोई नीचे बैठा हुआ था। क्या बहुत ज़्यादा प्रेशर था किसी की तरफ से कि आप लोगों ने इस पे जाना ही जाना है ताकि इमरान खान को मैसेज मिल सके कि पार्टीज नो मोर, आपके लोग नहीं हैं अब आपके साथ? बहुत ज़्यादा प्रेशर था, फिर आपने उसके बाद नज़र ही नहीं आए आप उनके साथ? नहीं, बहुत प्रेशर था, बहुत ज़्यादा प्रेशर था, कोई भी नहीं जाना चाह रहा था। टू बी फेयर विद, अगर आप मुझे ये कहें कि वो लोग तो चलें, जो हम लोग तो चूँकि मीडिया पे आते हैं और नॉन लोग हैं, लेकिन इसके साथ वो जो MNA MPs जो एक सामने कतार में भी खड़े थे, जो बड़े हार्डकोर पुरानी पॉलिटिकल फैमिलीज़ के लोग हैं, उनको भी जिस तरीके से लाया गया, जिस तरीके से वहाँ पे बिठाया गया, वो बड़ा आई वुड से कि अफसोसनाक था। और मैंने इसीलिए जहांगीर तरीन साहब से, जिनसे मेरा बड़ा ताल्लुक़ था, मैंने उनको ये कहा कि देखिए यहाँ पे पॉलिसी बदल जाती है, आप जो है वो इतनी ज़्यादा पूरी पॉलिटिकल क्लास को आप अपने खिलाफ कर रहे हैं। एवरेज पॉलिटिकल फैमिली जो है वो 70-70 साल से पॉलिटिक्स कर रही है, जब से पाकिस्तान बना है लोग जो हैं वो कर रहे हैं, तो आप इन लोगों को अपने पर्सनल खिलाफ ना करें। और जाहिर है वो है, लेकिन हालात उस वक्त था कि हर वक्त पार्टी, लेकिन वो पार्टी भी नहीं टूटी। आप देखें ना, जिन 4 प्रेमिसेस के ऊपर ये बनाया गया सारा सिलसिला कि इमरान खान 1 महीना जेल नहीं निकाल सकेंगे, इमरान खान ने साबित कर दिया कि उसको नहीं तोड़ सकते। फिर ये कहा गया कि जी ये पार्टी ख़त्म हो जाएगी, पार्टी ख़त्म नहीं हुई, पार्टी जो है वो वैसे की वैसी जो है वो खड़ी रह गई। और उसके बाद जो भी बनाया गया मामला कि ये हम दरमियान में कहा गया फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप बना लेंगे, कोई फॉरवर्ड ब्लॉक ग्रुप जो है वो नहीं बना। सो सारी जो प्रेमिसेस जिसके ऊपर ये सिस्टम खड़ा किया गया था, आपको पता है कुछ भी नहीं हुआ। फिर ये कहा गया दरमियान में केयरटेकर गवर्नमेंट में कि जी $100 बिलियन एक्सपोर्ट हो जाएगी क्योंकि वेस्ट बड़ा इमरान खान के खिलाफ है, वो भी नहीं हुआ। सो सारी जो मिथ्स खड़ी की गई थी इमरान खान को बाहर करने के लिए, वो गलत साबित हुआ। हो गई। आज भी आप पीटीआई का ही नारा लगाते हैं, आज भी कोई प्रेशर है? आज आप कहते हैं कि इमरान खान कहेंगे तो मैं उनके साथ हूं, तो आज भी कोई प्रेशर है आप पे? देखिए, दरिया में रोज नया पानी आता है, नए हालात होते हैं। ये जो एक जुडिशरी के अंदर, और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन प्रीमिसेस के ऊपर, जिन मिथ्स के ऊपर वो सिस्टम खड़ा किया गया था, वो मिथ्स खत्म हो गई हैं, लिहाजा एक स्पेस क्रिएट हुई है। आज आप देखें ना, आप भी अपने आप को, अगर आज 8 फरवरी से पहले के आप टीवी कर रही थी, यहाँ पे माहौल कितना मुख्तलिफ था, और आज आप देखें, आज इमरान खान का नाम हर मीडिया ने जो है वो टीवी पे लिया है कि उनके वो बेल हो गई है, चीज़ें हो गई हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पीटीआई की टीवी पे आती हैं, तो स्पेस तो क्रिएट हुई है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया फवाद आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। वैसे तो सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशिस्तों पर जो फैसला आया है वो डिवाइडेड था, उसमें 8 जजेस एक तरफ थे जबकि 5 जजेस दूसरी तरफ थे, लेकिन 3 नुक्ते ऐसे थे जिनमें 13 में 11 जजेस मुत्तफिक यानी एक तरफ दिखाई दिए। पहला नुक्ता ये कि न सिर्फ पीटीआई पार्लिमानी शनाख्त रखती है बल्कि मखसूस नशिस्तों की भी हकदार है। दूसरा नुक्ता ये था कि इलेक्शन कमीशन ने मामले को मिस हैंडल किया। तीसरा नुक्ता ये था कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस सीटें नहीं मिल सकती थी। 8 जजेस के अक्सरियती फैसले यानी ऑर्डर ऑफ द कोर्ट सुनाते हुए जस्टिस मंसूर अली शाह ने न सिर्फ पेशावर हाई कोर्ट का 25 मार्च का फैसला कलअदम करार दिया बल्कि इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले को भी गैर कानूनी, बिला जवाज़ और गैर आइनी करार दिया, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई को छोड़कर सारी मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों की झोली में डाल दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने यह वाज़ेह किया कि पीटीआई सियासी जमात थी और है। पार्टी निशान ना होने पर अरकान को पार्टी से की वाबस्तगी से नहीं रोका जा सकता। अक्सरियती फैसले से इख्तलाफ रखने वाले चीफ
जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने अलग अलग हुक्मनामा जारी किया, मगर उसमें भी पीटीआई को रिजर्व सीट का हकदार करार दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से अदा नहीं की, इसने गलत तरीके से पीटीआई के लोगों को आज़ाद डिक्लेयर किया। जस्टिस याहिया अफरीदी ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि पीटीआई मखसूस सीटों के लिए कानूनी तकाज़ों पर पूरा उतरती है। इलेक्शन कमीशन को दोबारा रिजर्व सीटों का जायजा लेकर इसकी अलॉटमेंट करनी चाहिए। 13 जजेस में से सिर्फ 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपील मुस्तरद करते हुए इलेक्शन कमीशन और पेशावर हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा। फैसले को सादा जबान में अगर समझा जाए तो वो ये है कि 8 जजेस ने पीटीआई को मुकम्मल रिलीफ दिया, जबकि 3 जजेस ने पीटीआई को जुज़वी रिलीफ दिया। लेकिन इलेक्शन कमीशन के किरदार पर 2 जजेस को छोड़कर बाकी 11 जजेस ने सवालात उठाए। अदालती फैसले को इलेक्शन कमीशन के खिलाफ चार्जशीट भी कहा जा रहा है। इसी पर मैं बात करूंगी। मुझे पिलडैट के सरबराह अहमद खान महबूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद खान साहब आपका। ये बताइएगा, कल भी फैसला तहरीक इंसाफ के हक में आया जब मखसूस नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट ने 13/8 के हवाले से जो फैसला आया तहरीक इंसाफ को दी। आज भी जो एक आखिरी केस रहता था इमरान खान के खिलाफ इद्दत निकाह केस, उसमें भी इमरान खान को बुशरा बीबी को बरियत मिल गई है। आपको क्या लगता है कि अब इमरान खान की रिहाई नज़दीक है? तहरीक इंसाफ तो यही समझ रही है कि इमरान खान की अब रिहाई जल्द मतवक्के है, लेकिन दूसरी तरफ जब हम देखते हैं कि नैब वहाँ पहुँच जाती है, पंजाब पुलिस वहाँ पहुँच जाती है, नए केसेस बनाना शुरू हो जाते हैं, नए केसेस में गिरफ्तारियाँ डाल रहे हैं, तो आपको लगता है कि हुकूमत अब आयन और कानून के बियॉन्ड जाकर ये सब कुछ जो है ना वो सियासी इंतकाम कह लें, ये कार्रवाइयाँ कर रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये बहुत सी जो गिरफ्तारियां हो रही हैं और बहुत से जो मुकदमे इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोगों पे बन रहे हैं, सब न सही तो अक्सर सियासी बुनियादों पे हैं। उनकी कोई कानूनी और आईनी बुनियाद तो नहीं थी। तो अगर ये आईनी और कानूनी तकाजे अदालतों ने पूरे भी कर दिए हैं, उनको क्लीन बिल ऑफ हेल्थ देके और उनको रिहा करके, लेकिन चूंकि सियासी तौर पे मामला तय नहीं हुए, तो इसलिए हुकूमत और हुकूमत की पुष्ट पर जो ताकतें हैं वो उनकी रिहाई नहीं होने देंगी जब तक के मामला कोई सियासी तौर पे तय ना हो। ये दुरुस्त नहीं है, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में बार बार ऐसे हुआ है। ऐसे होना नहीं चाहिए, लेकिन सियासी तौर पे कुछ मामला तय होंगे तो जब ही रिहाई हो सकेगी और जब ही पीटीआई 8 और 5 के तनासुब से जो फैसला है, इसमें एक चीज हमें कॉमन नजर आती है, वो ये कॉमन नजर आती है कि इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर सवाल उठाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला दिया था मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों की झोली में डालने का, उसको क्रिटिसाइज किया गया है कि इलेक्शन कमीशन, इसका ये मतलब नहीं है कि आपने निशान छीन लिया तो किसी से उस पार्टी की शनाख्त छीन ली जाए। तो जो इलेक्शन कमीशन के खिलाफ जो एक चार्जशीट दी है इलेक्शन कमीशन, आपको लगता है कि मुताज़े है? अब तहरीक इंसाफ भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन के ऊपर कुछ एतराज़ात तो वाजिब हैं, जायज़ हैं, होने चाहिए, लेकिन उनकी इंटरप्रिटेशन के ऊपर अगर इख्तलाफ था तो मैं हैरान हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने इंतजार क्यों किया। उसके पास सू मोटो की पावर्स थी जब उनसे निशान छीना जा रहा था, जब उनको इंडिपेंडेंट करार दिया जा रहा था, तो उस वक्त मदाखलत करके इसे रोकना चाहिए था। और जबकि बहुत खराबी हो चुकी है, 6 महीने गुजर गए हैं और अब वो मुकदमा सुनते हुए वो कह रहे हैं कि आपने ठीक इंटरप्रेट नहीं किया। देखिए, अब इलेक्शन कमीशन तो कोई सुप्रीम कोर्ट तो है नहीं कि वो ब्रॉड इंटरप्रिटेशन कर सके, वो तो सिर्फ लिटरल इंटरप्रिटेशन करते हैं। अल्फाज जिस तरह लिखे होते हैं उसके मुताबिक वो चलते हैं। तो मेरे ख्याल में इस हद तक इलेक्शन कमीशन पे तनकीद दुरुस्त नहीं है, लेकिन बाकी बातें ठीक है कि इलेक्शन कमीशन ने उनको इंडिपेंडेंट क्यों डिक्लेयर किया जबकि कोई ऐसी आइन में प्रोविजन नहीं थी, तो ये बात दुरुस्त है। तो आप कह रहे हैं कि उसी वक्त जब ये फैसला आया तो इलेक्शन से पहले ही अगर सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले लेती और इनकी तहरीक इंसाफ की जो शनाख्त थी वो बरकरार रहती और आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर ना किया जाता, तो आज हालात भी मुख्तलिफ होते। एग्जैक्टली देखिए ना, अब तो ये आफ्टर द इफेक्ट के बाद कहना तो उसकी कोई अफादियत बहुत कम हो गई है। ये उसी वक्त जब वो इनको डिक्लेयर कर रहे थे इंडिपेंडेंट, तो उस वक्त आप देखिए कि कुछ मुकदमे कुछ उम्मीदवारों ने दायर भी किए हुए थे। ऐसा नहीं था कि वो अदालत के पास नहीं गए, लेकिन वो सुने नहीं गए, फैसला भी नहीं दिया गया।
तो ये मैं समझता हूँ ये अदालती निज़ाम की भी कमज़ोरी है, अदालतों की भी कमज़ोरी है। सारा मलबा इलेक्शन कमीशन पे डालना भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो इकदाम हो गया उसमें से आप कुछ वक्त को कानूनी करार दे दें, कुछ को गैर आइनी करार दे दें। सदारती इलेक्शन इसकी मिसाल है, जो 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन हुए उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप 6 मई 2024 के बाद से उसका इतलाक कर रहे हैं, लेकिन उन मखसूस नशिस्तें जिसको आप मान ही नहीं रहे हैं कि दूसरी पार्टियों की वो होनी चाहिए थी, गलत है, नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन अब जो फ़ायदा उनको हो चुका अब उसको कैसे उसको भी चैलेंज किया जा सकता है? ऐसा तो नहीं हो सकता? इससे तो लगता ही है कि कुछ चीज़ों को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है, कुछ फैसलों को। जी ऐसे होता है। जब देखिए मार्शल लॉ को भी नाजायज़ करार दिया जाता है तो मार्शल लॉ के ज़माने में किए गए फैसलों को कंडोन कर दिया जाता है, क्योंकि बड़ी डिसरप्शन पैदा होने का इम्कान होता है पूरे निज़ाम में। तो इसी तरह से जब कोई चीज़ें हो जाती हैं अनफॉर्चुनेटली गलत भी हों तो उसके नताइज को फिर अदालतें तहफ़्फ़ुज़ दे देती हैं, क्योंकि फिर इतनी चीज़ें रिवर्स नहीं हो सकती। तो यही मुझे लगता है कि इस फैसले लेकिन ये चीज़ें चैलेंज तो हो सकती है ना, ये फैसले चैलेंज तो हो सकते हैं ना? ये चीजें रिव्यू में जा सकती हैं, क्योंकि अब ये सुप्रीम कोर्ट तो आखिरी फोरम है। तो अगर उसने 6 मई का डेट एक कट ऑफ दे दी है तो अब उसको चैलेंज तो सिर्फ रिव्यू पिटीशन के जरिए किया जा सकता है, जिसमें रिव्यू के इम्कानात कम होते हैं लेकिन होते हैं। तो रिव्यू के लिए जा सकते हैं, लेकिन उसके अलावा अपील तो नहीं हो सकती क्योंकि आखिरी फोरम है वैसे भी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब थे, पिलडैट के सरबराह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। नाज़रीन फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।